जिंदगी भर किया इंतजार, काश होगा मेरे साथ भी कुछ चमत्कार। पर जिंदगी का मेरी कुछ ना बना, मैं खटखटाता रहा, किस्मत मुझे करती रही बना। पर चमत्कार हुआ तब, जादूगर जब मैं खुद बना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो मैं बार बार वीडियोस में नहीं बताऊंगा। पहली बात, अगर आप ये गलती कर रहे हो कि भाई इसका तो स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, सेटअप नहीं है, तो आपके जिंदगी की ये बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि जो कंटेंट होने वाला है वो वीडियो देख के आपको पता लग जाएगा। दो वादे मैंने आपसे किए थे। एनसीईआरटी को पूरा याद करवा दूंगा, एनसीईआरटी को पूरा समझा दूंगा, इसका नमूना इस वीडियो में पेश होगा। मैं बार बार बोल के नहीं बताऊंगा ये है वो है, ये है वो है। और आप सबके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि आपको इस बिजली नुमा पेंसिल पर ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी अरिजीत सिंह वाली आवाज पर ध्यान रखना है। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वाला पोर्शन हमें आज निपटाना है और ये वाला पोर्शन हमें अगली वीडियो में निपटाना है। इस पोर्शन के साथ चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो जी, इस वीडियो में अपने को क्या निपटाना है। पहले हम सर्कुलेटिंग फ्लूइड देखेंगे, फिर हम ब्लड देखेंगे, ब्लड की इंट्रोडक्शन, फिर उसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे, फिर हम प्लाज्मा को निपटाएंगे, फिर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कॉमन जानकारी लेंगे पहले, फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे, फिर हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे जिसमें एबीओ ग्रुपिंग पढ़ेंगे और आरएच ग्रुपिंग पढ़ेंगे। और आरएच ग्रुपिंग में ही एक टॉपिक आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये पढ़ेंगे। फिर हम ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग, कुछ भी बोलो, और लास्ट में लिम्फ के साथ इस वीडियो का समापन समारोह कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि ये कोई जगह है, इस जगह पर ये सामान रखा हुआ है, इस जगह पर ये सामान रखा हुआ है, और इस सामान को हमें कहाँ पहुंचाना है, इस जगह पर पहुंचाना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप इस सामान को अपने सर पर उठाओगे, पैदल 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 जाओगे, है ना, इस सामान को यहाँ छोड़ के फिर पैदल पैदल वापस आओगे, फिर ये उठाओगे, फिर जाओगे, आओगे, जाओगे, आओगे, आपकी टांगे जवाब दे जाएंगी। तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ एक पाइपलाइन सिस्टम बना लेते हैं, एक पाइपलाइन सिस्टम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, क्या होगा, इस पाइप में हम क्या है, पानी छोड़ देते हैं, इस पाइप में हम पानी छोड़ देते हैं जो इस डायरेक्शन में बह रहा है। हम क्या करेंगे, ये सामान उठा के इस पानी में डाल देंगे, हम ये सामान उठा के इस पानी में डाल देंगे, और ये पानी के साथ बह के, पानी के साथ बह के, पानी के साथ बह के यहाँ पर पहुँचता अपने आप चला जाएगा। ठीक है, अब जो पानी जो बच गया, फिर उसके लिए हम वापस से सर्कुलेशन, क्योंकि पानी तो खराब नहीं कर सकते ना, वही हमें सर्कुलेशन में लाना पड़ेगा। हम दूसरी पाइपलाइन बना लेते हैं, है ना, इस सामान को उतार के यही पानी घूम के इसमें 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 इस डायरेक्शन में वापस ऐसे सिस्टम बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि पानी यानी लिक्विड जो है सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, इसीलिए शब्द आया सर्कुलेटिंग फ्लूइड। और इस सर्कुलेटिंग फ्लूइड का फंक्शन क्या है कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रहा है जहां उनकी जरूरत है। दोस्तों, हमने अभी अभी कुछ सेकंड पहले देखा सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या होता है। तो देखो, लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे स्पंजेस है, नाइडेरिया है, उनमें सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है, वाटर ही होता है। बट हायर ऑर्गेनिज्म जिसमें अपने ह्यूमंस भी आ गए, उनमें कोई स्पेशल फ्लूइड होता है। स्पेशल फ्लूइड मेनली ब्लड की ही बात की जाएगी। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त। तो मैंने भी उसे खून भरे खत लिखे थे। उसने मुझे बोला खून के बारे में, ब्लड के बारे में कुछ जानता भी है। तो मैं निकल पड़ा खोज में, ब्लड के बारे में जानकारी लेने, ब्लड का आधार कार्ड ढूंढने। तो मैंने क्या जाना कि पूरी बायोलॉजी सब्जेक्ट में जहां भी लॉजी वर्ड आ रहा है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, जहां भी हिमेटो वर्ड आ रहा है मतलब ब्लड के रिलेटेड बात हो रही है, हीमोग्लोबिन है ना, रिलेटेड ब्लड के ही है। तो हिमेटोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है भाई, पहली बात पता चल गई। नेक्स्ट,
ब्लड की पीएच कितनी होती है? स्लाइटली, देखो कैसे वर्ड बोला इंग्लिश, स्लाइटली अल्कलाइन होती है 7.4। ठीक है भाई, ये भी पता चल गया। नेक्स्ट, ब्लड की अमाउंट कितनी होती है? तो जितना इंसान का बॉडी वेट है उसका 7 से 8% ब्लड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 किलो का, भाई शर्म आनी चाहिए मेरे को, 100 किलो का अगर मैं आदमी हूं तो मेरे अंदर कितना ब्लड पाया जाएगा? 7 से 8 किलो। अगर आप पतली कमर वाले 50 किलो के हो तो इसका भाई 7 से 8% निकाल लीजिए। तो ये ब्लड का आधार कार्ड था। आधार कार्ड के बाद हम ब्लड की कॉम्पोजिशन देखना चाहते हैं। ब्लड की कॉम्पोजिशन को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये सुंदर सा चमकता हुआ डायग्राम। इसमें अपने को क्या दिखाई दे रहा है? देखो, समुंदर है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी में मछलियां तैर रही हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये पानी लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन है? इस लिक्विड पोर्शन पे ये मछली सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, इसमें ये सॉलिड चीजें तैर रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं। सेम ऐसे ही ब्लड में होता है कि एक लिक्विड पोर्शन होता है जिसे हम प्लाज्मा बोल दिया करते हैं, और उसमें क्या तैर रही हैं? उसमें मछलियां तैर रही हैं। मछलियां क्या है? ये सेल्स हैं अपनी, कि सॉलिड पोर्शन उसमें तैर रही हैं। क्यों तैर रही हैं? कि भाई तैर को उसके जाना है, कहां जाना है? जहां आरबीसी की जरूरत है वहां जाना है, जहां डब्ल्यूबीसी की जरूरत है उसको वहां जाना है, जहां प्लेटलेट्स की जरूरत है उसको वहां जाना है। इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल दिया करते हैं। ठीक है, सिंपल है। प्लाज्मा समुंदर का पानी है, उसमें तैरती मछलियां फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। जो कौन सी हैं? आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। नामकरण कैसे हुआ? साइट का मतलब होता है सेल, साइट का मतलब होता है सेल, साइट का मतलब होता है सेल। एरिथ्रो पूरी बायोलॉजी में कहीं भी आ जाए मतलब लाल रंग की बात हो रही है, रेड ब्लड सेल। ल्यूको कहीं भी आ जाए, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, या फिर व्हाइट भी बोल सकते हैं, तो ये व्हाइट ब्लड सेल हो गई। थ्रोम्बो कहीं भी आ जाए मतलब ब्लड क्लोटिंग के रिलेटेड बात हो रही है, तो ये ब्लड क्लोटिंग। साइट मतलब सेल, मतलब ऐसी सेल जो ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व होती है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो एक कॉमन सेंस की बात है, ये पानी है, ये मछलियां हैं, तो आप खुद ही बता दो कौन सा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर मछलियों को इस पानी में तैरना है तो लाजमी सी बात है कि पानी ज्यादा होना चाहिए, तो लिक्विड पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। तो जो प्लाज्मा जो होती है वो 55% होता है और सॉलिड पोर्शन 45% होता है। मेरे बचपने भरे दिमाग में, क्योंकि भाई नीट के अपन है बहुत बड़े वाले फेलियर, ठीक है, अपने को कुछ समझ नहीं आता था, कुछ भी समझ नहीं आता था। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता था कि इनको हम सिंपली ब्लड की सेल्स क्यों नहीं बोल देते, कि ब्लड सेल्स क्यों नहीं बोल देते? ये शब्द क्यों आता है बार बार? मेरे को बड़ा गंदा शब्द लगता था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। तो मुझे ये पता चला, है ना, मेरी खोज डॉक्टर सालुके से पूछा मैंने कि जो ये प्लेटलेट्स होती है ना, ये ट्रू सेल नहीं होती हैं, ये असल में फ्रेगमेंट्स होती हैं। फ्रेगमेंट कैसे होती है आगे जाके पता लग जाएगा। तो ये ट्रू सेल नहीं है, तो इनकी वजह से इनको हम ब्लड सेल्स कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते हैं। तो अच्छा, ये शब्द अपने को मिल गया, एनसीईआरटी भी लिखती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है भाई, पूरी जानकारी अपने को मिल गई है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक ट्यूब, ऐसे ट्यूब लेके उसमें ब्लड को डाल दूं और इसकी ऐसे 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 चक्रियां घुमाऊं, सेंट्रीफ्यूगेशन करूं, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, लिक्विड वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, सॉलिड वाला पोर्शन नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, इसका हम ये चित्र भी देख लेते हैं। देखिए भाई, सॉलिड पोर्शन नीचे बैठ गया है, जो अपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। लिक्विड पोर्शन जो प्लाज्मा है, कलर देख लो, कलर आगे भी बताऊंगा, पर देख लो यहां पर पीला पीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहीं पर अपने को एक बात और समझ में आ गई। वैसे मैं आगे जाके भी बताऊंगा ये बात, इनके नंबर बताऊंगा, बट फिर भी समझ लो कि ये जो टोटल है ना, इसमें से लगभग लगभग सारा ही पोर्शन कौन बना रहा है? आरबीसी बना रही है। इनकी संख्या, नंबर इनका इतना ज्यादा होता है। ये तो लेस देन 1% है भाई। जो 45% है ना, इसमें से 44 तो आरबीसी ही बना रही है लगभग। ठीक है, ये तो लेस देन 1% है। देखो आरबीसी लाल 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 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे कैसे बढ़ना पड़ेगा? देखो, अब हम किस तरीके से चलेंगे? हम पहले पूरी जानकारी लेंगे एनसीईआरटी में प्लाज्मा के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट करके फॉर्म्ड एलिमेंट्स की हम कॉमन जानकारी लेंगे। ठीक है, फिर हम बारी बारी से इसकी जानकारी, इसकी जानकारी, इसकी जानकारी, और ऐसे ही टॉपिक निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा के बारे में मक्खी मच्छरों, मक्खी मच्छरों, राजा गुजर वाला। ठीक है, यहां पर अपने को 3 जानकारी प्लाज्मा के बारे में लेनी है। ठीक है, 3 जानकारी कौन सी? पहले हम उसका कलर देखेंगे, रंग देखेंगे, फिर हम प्लाज्मा
की कॉम्पोजिशन देखेंगे कि प्लाज्मा किससे किससे मिलके बना है। फिर हम ये सब बच्चों को भूल जाता है, मुझे भी पता है, पर सब कुछ याद कराने की गारंटी मैंने ली है। तीसरे नंबर पर हम मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम धावा बोलने वाले हैं प्लाज्मा के कलर पर। जैसा कि हमने यहां पर इस परख नली में देखा था, प्लाज्मा कैसा दिखाई दे रहा है भाई, पीला पीला दिखाई दे रहा है, इतने तो पता चल गया। बट पीला पीला नहीं लिख सकते, लिखना क्या पड़ेगा, थोड़ा साइंटिफिक याद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी क्या लिखती है, पेल येलो, पेल है ना, मतलब फीका पड़ रहा है, पीलापन भी फीका पड़ रहा है, वो वाला पीलापन, ठीक है। या फिर स्ट्रो कलर, स्ट्रो क्या होती है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने गूगल किया तो पता चला स्ट्रो तो ये भूसे की बात कर रहे हैं, बड़ा ही आसान हो गया। हमने खेतों में देखा है, गेहूं गेहूं जो उगाते हैं, जो भी खाना, पता ही आपको भूसे का रंग कैसा होता है ना, पेल येलो, पूरा पीला नहीं होता, थोड़ा सा लाइट है ना, ढला हुआ पीला होता है, ठीक है। अब यहां से तो बहुत मुश्किल चांस है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये रंग जो है, ये पीलापन जो है किसकी वजह से आया है, तो उसका आंसर है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जब बोलते हैं ना, जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया हो गया, तो पीलिया में भी बिलिरुबिन का लेना देना होता है, तो कॉमन सेंस भी अब बन रही है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि प्लाज्मा किससे किससे मिलके बना है, प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। अब देखो, हमने बात की थी कि प्लाज्मा को हमने समुद्र का पानी कंसीडर किया था ना, ये हमने प्लाज्मा माना था समुद्र का पानी। तो जाहिर सी बात है, अगर प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है तो इसमें मेनली क्या होना चाहिए, पानी ही होना चाहिए, तभी तो ये तैर के इसमें जाएंगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज लिक्विड पोर्शन है तो उसमें मेनली पानी होना चाहिए, तो प्लाज्मा का 90 to 92% क्या है, पानी से ही बनता है। नेक्स्ट, प्रोटीन 6 से 8% होते हैं, ये भाई याद रखना, परसेंटेज एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, और क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, लिपिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसी टॉपिक में जब आप नैना दा क्या कसूर, नैना दा क्या कसूर वाले नैनो से एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, तो आपके सामने एक शब्द आएगा, कौन सा शब्द आएगा, आपके सामने आएगा सीरम। ये सीरम किस बला का नाम है, देखो भाई, अभी अभी हमने देखा कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मिलके बना दिया प्लाज्मा, ठीक है। अब इस टोटल में से अगर मैं क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो ये जो बच गया ये सीरम बन जाएगा। मतलब प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, आंसर क्या आ जाएगा, सीरम आंसर आ जाएगा। अब देखिए, हमने अभी अभी बात की थी कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रोटीन किसमें है, प्लाज्मा में, तो इनको बोल देंगे हम प्लाज्मा प्रोटीन, सिंपल सी बात है। अब ये प्रोटीन्स बहुत तरीके के होंगे, जाहिर सी बात है, बट अपना इंटरेस्ट क्या है कि ये जो 6 से 8% प्रोटीन है ना, इसमें मेजोरली कौन से प्रेजेंट है, मुख्यतः रूप से कौन से प्रेजेंट हैं, तो उसको बोल दिया हमने मेजर प्लाज्मा प्रोटीन, कि इसमें मेजोरिटी कौन बना रहे हैं, तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। ये आपको बार बार भूल जाता होगा, पर आज के बाद नहीं भूलेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन 3 एनसीईआरटी में दिए हुए, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन, ठीक है। अब देखो, जहां भी वर्ड फिब्रिन या फिर फिब्रिनोजन ये आ जाए ना, आंख बंद करके, 90% बच्चों को पता भी होगा कि ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लोटिंग के रिलेटेड है, इसका काम खत्म। नेक्स्ट, ग्लोब्यूलिन। देखो, जब हम एंटीबॉडी पढ़ते हैं कि IgA, IgM, इसमें इसका मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये ग्लोबुलिन कहाँ से आया है, यहीं से तो आया है। और देखो भाई, एंटीबॉडीज हैं तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी में ही इन्वॉल्व होंगी, इसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं। अब आया एल्ब्यूमिन, आप गूगल पे लिखो एल्ब्यूमिन क्या होता है, एग एल्ब्यूमिन क्या होता है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो एग का बच्चे को पता होगा, एग के येलो पार्ट को एग योक बोला जाता है, और एग के व्हाइट पार्ट को एग एल्ब्यूमिन बोला जाता है। तो एल्ब्यूमिन से याद आया अंडा, अंडा कैसा है शेप में, ओ ओ ओ, तो ये ओ ऑस्मोटिक बैलेंस याद आ जाएगा। जिसको ये ट्रिक याद रह जाए बहुत बढ़िया बात है, ये फिर भी याद ना रहे तो ओस गिरती है, रात को ओस गिरती है भूमि पर, भूमि यानी जमीन पर ओस गिरती है। अब अपने रथ को आगे बढ़ाते हैं और हस्तिनापुर की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने अभी अभी देखे, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब इनके बारे में हम एक बार कॉमन जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने को बार बार
कंफ्यूजन ना हो। कॉमन जानकारी के बाद हम बारी बारी से इसको निपटाएंगे, फिर इसको निपटाएंगे, फिर इसका नंबर आएगा, कीमा निकाल देंगे। ठीक है, तो कॉमन जानकारी क्या बोलती है? सबसे पहला सवाल है कि ये जो भी ब्लड सेल हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, आखिर ये बनी कैसे, कहां से आई? ठीक है, तो देखो लॉन्ग बोन होती है, देखो ये हड्डी है भाई, हड्डी है। लॉन्ग बोन के यहां पर क्या प्रेजेंट है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो ये बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और बोन मैरो के अंदर अपने को क्या दिखाई दे रही है? देखो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, स्टेम सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और यही स्टेम सेल्स क्या बनाती हैं? इन ब्लड सेल्स को बनाती है। इससे ज्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए। ये अंग्रेजी में बोलते हैं, मेरे से बोला नहीं जाता है, जीभ ऐसे खड़ी हो, हरियाणा का उन्हें, मोर देन एनफ है ये। ठीक है, मोर देन एनफ है भाई ये। ठीक है, लॉन्ग बोन है, उसमें बोन मैरो है, बोन मैरो में स्टेम सेल है, स्टेम सेल ही क्या बनाती है? ये सारी ब्लड की सेल्स बनाती हैं। अब बार बार इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं नंबर की। ठीक है, नंबर क्या है? पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में बात हो रही है। ठीक है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा होता है, 44% लगभग यही बनाती है, ये तो लेस देन 1% होती है, तो जाहिर सी बात है आरबीसी बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये मिलियंस में है, 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, प्लेटलेट्स अपने को याद ही रहती हैं, किसी को डेंगू होता है, सुना है ना आपने कि प्लेटलेट्स कम होगी, 40,000 रहेगी, 30,000 रहेगी, 20,000 रहेगी, मतलब नॉर्मल अपने को पता ही होता है कि ये 1.5 से 3.5 लाख लाखों में होती हैं। ठीक है, और सबसे कम डब्ल्यूबीसी का नंबर जो हजारों में होता है, 6,000 से 8,000। तो ये दिक्कत भी अपनी दूर हो गई। अब नंबर्स के बाद हम बात करने वाले हैं लाइफ स्पैन के बारे में। देखो भाई यहां पर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का भूल जाओ तो चल जाएगा, बट आरबीसी का आप नहीं भूल सकते, यहां पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं है, ये याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 दिन, प्लेटलेट्स का 7 से 10 दिन। ठीक है, और इतना अपना लाइफ स्पैन पूरा करके ना सीखा मैंने जीना जीना और चल बसेंगी। ठीक है, अब देखो भाई बारी बारी से वार करने की बात आ गई है। सबसे पहले हम आरबीसी को घेर घेर कर पीटेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी को घेर घेर कर पीटेंगे, और प्लेटलेट्स के साथ है ना वो थोड़ी वो फीलिंग आ जाए। नेक्स्ट भाई, अब देखिए भाई काफिला पहुंच चुका है, हवन कुंड मस्तों का झुंड पहुंच चुका है आरबीसी के ऊपर, यानी रेड ब्लड सेल। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा क्या बढ़िया डिजाइन बनाए हो भैया। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका इसके लिए बहुत बहुत। ठीक है, इसका हिंदी में नाम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा नाम है। रेड यानी लाल, ब्लड यानी रक्त, सेल यानी कोशिका, लाल रक्त कोशिका। आहा हा, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। ठीक है, अब देखो भाई सबसे पहले किसी के भी दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि ये जो सेल है ब्लड के अंदर, ये लाल रंग की क्यों दिखाई पड़ती है? कुछ तो रीजन होगा। ठीक है, तो इस सेल के पास होता क्या है? इसके पास एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन नाम का। असल में ये पिगमेंट जो है लाल रंग का होता है, और इसी की वजह से इस सेल का रंग लाल दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन के बारे में आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। तो रेड ब्लड सेल के बारे में क्या क्या जानकारी एनसीईआरटी में लिखी है, देखो भाई ये कॉमन चीजें इसीलिए पहले कराई थी मैंने कि अब कौन सी सेल कहां बनती है, कैसे बनती है ना, वहां पे अपने को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। किसका नंबर कितना है वहां पे अपने को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। लाइफ स्पैन कितना है वहां पे अपने को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एक बार में निपटा दिया। ठीक है, सबसे पहले आरबीसी की शेप की बात करते हैं भाई। ठीक है, देखो भाई ये आरबीसी की शेप होती है। अब इसमें देखने से क्या पता लग रहा है कि ये दोनों साइड से क्या बन रही है? गुफा बन रही है, यानी केव बन रही है। केव बन रही है दोनों साइड से, यानी बाय बाय मतलब दोनों साइड से, तो इसकी शेप हो गई बाय कनकेव। ठीक है, अब देखो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? आरबीसी के पास क्या होता है? अभी अभी हमने देखा हीमोग्लोबिन होता है, और इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, तो आरबीसी का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को अपने ऊपर सवारी की तरह बिठा के इधर से उधर टिश्यू के पास पहुंचाना। ठीक है, अब क्या होगा? ऑक्सीजन इसके पास है, टिश्यू के पास पहुंचेगी, टिश्यू ये ऑक्सीजन अपने पास उतार लेगा, उसको यूज कर लेगा। ठीक है, एक तरीके से आरबीसी का यूज हुआ है मेरी तरह। कोई बात नहीं, जीना तो पड़ता है अपना काम, जीने के लिए सोच कम काम तो करना ही पड़ता है भाई। ठीक है,
ठीक है भाई, अब साइज की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा है तो आपको याद ही करना पड़ेगा भाई, 7.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, याद करना पड़ेगा, कोई भी इसमें डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में न्यूक्लियस आरबीसी में अब्सेंट रहता है। इसका रीजन क्या है? देखो भाई, इस बेचारे को सवारी ढूंढनी है ऑक्सीजन नाम की, तो अगर इसको सवारी ढूंढनी है तो जाहिर सी बात है इसको अपना स्पेस खाली रखना पड़ेगा, खाली स्पेस होगा तभी तो सवारी को बिठाएगा। तो ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली इंक्लूडिंग क्या है, न्यूक्लियस भी अब्सेंट हो जाता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा स्पेस खाली चाहिए, ऑक्सीजन को बिठा के चलना है, इसलिए ये अब्सेंट हो गया। और भी बहुत सारी ऑर्गेनेली इसमें अब्सेंट होती है, खाली स्पेस इसका रीजन है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कहां होती है भाई? स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय, बच्चे बच्चे को पता होता है ना, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान बोलते हैं आरबीसी का। कब्रिस्तान मतलब जहां पे वो मर गई, कितने दिन बाद मर गई भूलना मत, 120 दिन बाद। बनी कहां थी भूलना मत, बोन मैरो स्टेम सेल और फिर बनी थी। अब दोस्तों बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन का ऐसा नमूना अभी आपके सामने पेश होगा कि आपको जिंदगी में कभी हीमोग्लोबिन में कंफ्यूजन नहीं होगी कि हीम क्या होता है, आयरन क्या है, पोरफायरिन क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा बीटा ग्लोबिन कैसे इनकी अरेंजमेंट होती है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, सारी चीजें आपकी है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहां पे बस इतनी सी बातें ध्यान रखो, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है भाई, आरबीसी पे होता है। ठीक है, और काम क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करना इसका काम है, वो सब हम देख चुके हैं भाई, सीधी बात है। और लाल रंग का होता है, इसी वजह से आरबीसी है ना लाल दिखाई पड़ती है, रेड ब्लड सेल, हम ये बात कर चुके हैं। ठीक है, बस इतनी सी बातें ध्यान रखो कि हीमोग्लोबिन का 5% जो पोर्शन होता है वो हीम बनाता है, जो नॉन प्रोटीन पोर्शन है, और बचा हुआ 95% ग्लोबिन से बनता है, जो कि एक प्रोटीन पोर्शन है। अब इनकी अरेंजमेंट कैसे है उसका कमाल देखते हैं। ये आयरन है, ये पोरफायरिन है, आयरन को पोरफायरिन के ऊपर चिपका देते हैं, ये बन गया हीम ग्रुप जो कि एक पिगमेंट है। अब ऐसे ऐसे 4 हीम ग्रुप ले लेते हैं, और यहां पर हमारे पास क्या है, ग्लोबिन चेन्स हैं, ये 2 अल्फा चेन्स हैं और ये 2 बीटा चेन्स हैं। ग्लोबिन चेन क्या होती है, बेसिकली ये प्रोटीन की चेन्स हैं, ये 2 अल्फा चेन और ये 2 बीटा चेन। अब ये चेन क्या है, हीम ग्रुप पर ऐसे लिपटी हुई है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अब देखो ये आपके सामने जो एक मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया है, इसका अगर नामकरण करना हो तो इसमें क्या क्या है, इसमें हीम ग्रुप है, इसमें हीम ग्रुप है तो वहां से हीमो आ गया, और क्या है इसमें ग्लोबिन चेन्स हैं, इसमें ग्लोबिन चेन्स हैं तो नाम बन गया हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया है। अब आपसे कोई सवाल पूछ ले कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितने हीम ग्रुप होंगे और कितनी ग्लोबिन चेन्स होंगी, तो आसानी से जवाब दे दोगे कि 1 2 3 4 हीम ग्रुप है। ग्लोबिन चेन्स कितनी है, टोटल 4 ग्लोबिन चेन्स है, जिसमें से 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। तो आरबीसी के बाद दीवानों का काफिला पहुंच गया है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल पे। ये लाल रंग से खाली लिखा है मैंने, आपको ब्यूटीफुल लगे इसलिए, वरना व्हाइट नाम में लिखा हुआ है, ल्यूकोसाइट कलरलेस या व्हाइट होती है भैया जी। ठीक है, अब WBC जो होती है 2 टाइप की हो सकती है। कैसे 2 टाइप की, पहले पढ़ते नहीं है, पहले देखते हैं। देखिए भाई, इन तीनों को देखिए, क्या आपको इनके साइटोप्लाज्म में, और जूम करते हैं, जूम 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 जूम, क्या आपको इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं जी। इधर देखते हैं, इनमें देखो बिल्कुल क्लियर है मामला, कोई ग्रेन्यूल आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इधर ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे और इधर ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होंगे। दूसरा क्या है, इनका न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस वाली बात आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी, पर यहां देखो थोड़ा न्यूक्लियस लोब वाला दिखाई दे रहा है, और यहां पे न्यूक्लियस में देखो, अबे क्या ये लोब कहां से आया इसमें, ला। ठीक है, कोई लोब नहीं है इधर। तो भाई इधर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस डिवाइडेड है लोब्स के अंदर, और इधर ठीक उसके उल्टा ग्रेन्यूल्स अब्सेंट हैं, न्यूक्लियस नॉट डिवाइडेड, लोब्स के अंदर डिवाइडेड नहीं है, देखने से ही पता लग रहा है मरमुंडा सा है। ठीक है, अब देखो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं,
ऐसी सेल हैं, साइट मतलब सेल, ग्रेन्यूल प्रेजेंट है तो ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट, देखो सेल तो है ही है, ए मतलब अब्सेंट है, क्या ग्रेन्यूल अब्सेंट है तो ए ग्रेनुलोसाइट हो जाएंगी। तो ग्रेनुलोसाइट में आ जाएंगी अपनी न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल या इसी का दूसरा नाम है इयोसिनोफिल, और ए ग्रेनुलोसाइट में आएगी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मेरे को आपके दिल की फीलिंग पता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे ये दूसरा नाम किसका था, बेसोफिल का था, किसका था, कंफ्यूज पक्का ही हो जाओगे। तो याद रखना, एसिडिटी जब होती है तो ई फॉर इनो आप पीते हो, इनो इनो, एसिडिटी होती है तो इनो पीते हो। अब कभी जिंदगी में ये नहीं भूलेगा। ये इनकी परसेंटेज लिखी हुई है, डायरेक्ट परसेंटेज बहुत कम चांसेस है आपसे पूछी जाए। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा, कौन सी सबसे ज्यादा होती है इन पांचों में से। तो इसको कैसे याद रखना है, इसको याद कराने के लिए आई है भाभी जी, नीलिमा भाभी जी। ठीक है, क्या है, नीलिमा भाभी जी। एन से क्या है न्यूट्रोफिल, एल से क्या है लिम्फोसाइट, एम से क्या है मोनोसाइट, ए से क्या है एसिडोफिल, बी से क्या है बेसोफिल। नीलिमा भाभी जी, कभी आपको ये अब भूलने वाला नहीं है, मेरी गारंटी है, पक्का हो गया है काम। भैया अब ध्यान से रहना, अब मामला होगा लड़ाई झगड़े वाला। ये जितने भी बैठे से मेरी गेलियां गाड़ी में, कोई संत महात्मा को नहीं रहा, चंबल के डाकू भाई, लड़ाई होगी खतरनाक। ठीक है भैया जी, लड़ाई हो गई। अब सवाल उठा, लड़ाई में सबसे पहले, इन पांचों में से सबसे पहले लड़ने कौन जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फर्स्ट टू अटैक, जाहिर सी बात है, आप अकेले हो तो लड़ने से डरोगे, आपके साथ 10 बंदे हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आपके साथ 100 बंदे हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा, आपके साथ 1000 बंदे हैं तो बिना डरे चले जाओगे। तो याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, संख्या में सबसे ज्यादा है तो लड़ने से नहीं डरेगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, फर्स्ट टू अटैक कौन हो जाएगा, न्यूट्रोफिल हो जाएगा। ये बात याद रखना, आगे भी अभी आएगी। ठीक है, तो ये भाई अपनी 5 WBC हैं, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने एक नई दिक्कत खड़ी हो गई है। इस पूरे के पूरे को याद करना है और इसी वीडियो में याद करना है, बाद के लिए नहीं बचाना है। तो अब से कुछ देर में ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद होने जा रहा है। ठीक है, एक बार अभी थोड़ी देर पहले हमने एक जानकारी हासिल की थी कि भाई ग्रेन्युलोसाइट कौन से होते हैं, एओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये जानकारी अभी अभी हमने ली थी, इसी का थोड़ा यूज करके देखते हैं। न्यूक्लियस भी याद कराऊंगा, फंक्शन भी याद कराऊंगा और डायग्राम तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, देखिए भाई, ये तीनों अपनी क्या हैं, ग्रेन्युलोसाइट हैं। ये दोनों अपनी क्या हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट है। तो अगर फेगोसिटिक की बात होती है तो एक फेगोसिटिक ग्रेन्युलोसाइट से निकल के आएगी, एक फेगोसिटिक ए ग्रेनुलोसाइट से निकल के आएगी। सबसे पहले अटैक कौन कर रही थी, न्यूट्रोफिल, हम देख चुके हैं, ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया। फर्स्ट टू अटैक, सबसे पहले अटैक करेगी, सबसे पहले अटैक करेगी मतलब खाने भागेगी, दुश्मन को खाने भागेगी। फेगोसिटिक मतलब एक तरीके से खा जाना। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल फेगोसिटिक होगी, कौन से ग्रुप से, ग्रेनुलोसाइट के ग्रुप से, और फर्स्ट टू अटैक ये नंबर के बेसिस पे हम देख चुके हैं। दूसरी बात है, इधर से कौन फेगोसिटिक होगी, जाहिर सी बात है लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट हम कहां पढ़ते हैं, इम्यूनिटी में पढ़ते हैं, तो इसका लेना देना इम्यूनिटी के साथ है, इसका फंक्शन भी याद हो गया। तो बची क्या, मोनोसाइट बची, तो ये फेगोसिटिक हो जाएगी। ठीक है, तो फेगोसिटिक पहले कौन अटैक करेगी, ये तो कंफ्यूजन दूर हो चुकी है, पहले अटैक करेगी न्यूट्रोफिल, और फेगोसिटिक वाली लेटर स्टेजेस पे, लेटर पे कौन सी, ऑटोमेटिकली मोनोसाइट याद आ जाएगी। कुछ भी याद इसमें नहीं करना है, पहली बात। ठीक है, अब देखो एसिडोफिल का फंक्शन कैसे याद करें, ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी, और इयोसिनोफिल उसका दूसरा नाम है, वो हमने देख लिया था, एसिडिटी होती है तो इनो पीते हैं, एसिडो और इयोसिनो। ठीक है, ए फॉर एलर्जी, ए फॉर एसिडोफिल, एलर्जी के साथ ही पैरासिटिक इंफेक्शन तो याद आ ही जाएगा। तो फंक्शन भाई इसका हो गया याद, इसका हो गया याद, इसका हो गया याद, इसका हो गया, अब ये बच गया है ना। अब यहां पे याद रखना हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को एच भी लिखते हैं,
है ना, बी से क्या बन जाएगा अपना बेसोफिल, एच से क्या बन जाएगा हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन तो झूठ मत बोलना, सच बात है, हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन तीनों फ्लो में ही याद आते हैं। तो अपना क्या बन गया एच बी, बी से क्या है बेसोफिल है, एच से हिपेरिन है, एच से हिस्टामिन है, सीरोटोनिन साथ में ही याद आ जाएगा। तो फंक्शन को हमने उड़ा दिया है, बधाई हो। अब अपना बच गया न्यूक्लियस वाला पोर्शन बच गया, ठीक है। तो याद करो मेरी यहां पर ये बात, ग्रेन्यूलोसाइट में न्यूक्लियस जो थे लोब्स में डिवाइडेड थे, देखो मैंने बात की थी, और इनके लोब्स में डिवाइडेड नहीं थे। तो एक कंफ्यूजन तो यही मिट गई कि भाई देखो लोब्स 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 किन में मिलेंगे, सिर्फ ग्रेन्यूलोसाइट में मिलेंगे, इनमें नहीं मिलेंगे लोब्स। इनमें क्या मिलेगा, देखो लिम्फोसाइट के बारे में क्या लिखते हैं कि इसका लार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है। अब कंफ्यूजन हो जाएगी, किडनी या बीन शेप इसका था कि इसका था। एल फॉर लिम्फोसाइट, एल फॉर लार्ज, लार्ज न्यूक्लियस है किसका, लिम्फोसाइट का। अब न्यूक्लियस अगर लार्ज हो गया है तो साइटोप्लाज्म को पेरीफेरी पे खिसकना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो लाइन क्या लिखी है, साइटोप्लाज्म पेरीफेरल हो जाता है। तो बची क्या मोनोसाइट, मोनोसाइट का कैसा है, किडनी या बीन शेप है। देखो भाई इन तीनों के तो लोब्स वाले हैं ना, तो इन पे तो हम लिख ही नहीं रहे किडनी या बीन शेप, ऐसी कोई चीज लिखेंगे ही नहीं, इनके तो लोब्स वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट चीज, अब लोब्स वाले पे आ जाते हैं। देखो इसके 3 to 5 लोब्ड, 3 to 5 इसीलिए मल्टी लोब्ड लिख दिया, ठीक है। ये बायलोब्ड 2 लोब होंगे, इसमें 2 से 3 होंगे, है ना। एस शेप भी अभी बताऊंगा। न्यूट्रोफिल का नंबर सबसे ज्यादा था, तो लोब्स भी इसके सबसे ज्यादा हो जाएंगे, 5 तक जा रहे हैं। ये दिक्कत अपनी यहां दूर हो गई। अब ये एस शेप, ये क्या चीज है, देखो जिसका न्यूक्लियस 3 लोब है तो ऑटोमेटिकली देखो, है ना, 3 लोब है, 1 2 3, ऑटोमेटिकली वो एस जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। 2 वाला तो कोई एस बन ही नहीं पाएगा। तो ये भी अपने को पूरा याद हो गया, है ना। एक बार चेक कर लो, पूरी टेबल आपको याद हो चुकी है। कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। तो मेरे बहादुर सिपाही आरबीसी पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके हैं। अब है आखिरी फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। नामकरण हम देख चुके थे कि भाई जहां थ्रोम्बो आ जाए मतलब ब्लड क्लोटिंग के रिलेटेड है, साइट मतलब सेल, और प्लेटलेट्स का क्या मतलब होता है मैंने बोला था आपको बाद में बताऊंगा। ये जो भी दिख रहा है लिखा हुआ है भूल जाइए, मैं इंटरेस्टेड हूं ये लेट्स वर्ड कहां से आया इसमें, ठीक है। इसके लिए हम एक सुंदर सा ये उदाहरण देखते हैं। देखिए ये एक लीफ है, और इस बड़ी लीफ में से अगर मैं फ्रेगमेंटेशन कर दूं तो छोटी छोटी डिवीजन हो के ये छोटी 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 लीफलेट्स बन जाएंगी। और ऐसे ही बनती हैं जो लीफलेट्स, नीम का पत्ता, नीम का पत्ता आपने देखा है ना, वो ऐसे ही बना होता है जब इवॉल्व हुआ था, ठीक है। तो भाई यहां पर लेट्स वर्ड आ गया, लीफलेट्स मतलब एक बड़े पोर्शन में से डिवीजन 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 कर करके ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टूट गए हैं, उसको लिए लेट्स वर्ड यूज हो गया है। सेम इसमें ऐसे ही कि एक बड़ी सेल है जिसका न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा है, ठीक है। मेगा मतलब लार्ज साइज, करियो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है ना, करियोकाइनेसिस, है ना, करियोगैमी, करियो न्यूक्लियस के लिए, साइट मतलब सेल, मतलब ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत लार्ज, मेगा मतलब लार्ज साइज का है, उसमें फ्रेगमेंटेशन कर दो, है ना, तो इसके फ्रेगमेंट जब टूट जाएंगे तो ये, है ना, लेट्स वर्ड आ गया, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब मेरी एक बात याद करो, मैंने आपको बोला था प्लेटलेट्स असल में सेल नहीं होती है, ये बेसिकली फ्रेगमेंट होते हैं, इसीलिए हम, है ना, ब्लड सेल्स वहां वर्ड यूज नहीं करते, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्लड कोएगुलेशन, या फिर इसी को आप ब्लड क्लोटिंग भी बोल सकते हो। साथ साथ चलना, हाथ मत छोड़ना, याद करा के जाऊंगा, किसी से नहीं डरना है, गाना ही बन लिया तो, साथ साथ चलना, हाथ मत छोड़ना, याद करा के जाऊंगा, किसी से नहीं डरना, ठीक है। तो भाई शुरुआत होती है एक दर्दनाक चोट से, ठीक है। चोट लग गई, इंजरी हो गई, इंजरी हो गई तो ये ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल देखो डैमेज हो गई है, इसकी जो ये दीवार थी ये टूट चुकी है। अब मैं अगर आपको बोल दूं ये आपके घर की दीवार है और ये टूट गई है,
ठीक है। और मैं आपको एक बाल्टी में पानी भर के लाऊं और आपको बोलूं उस पानी से इस दीवार को जोड़ दो, आप बोलोगे पागल हो गया है क्या, लिक्विड चीज से हम कैसे जोड़ेंगे। आप बोलोगे हमें ईंटें चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, है ना, इस सब को मिला जुला के आप इस दीवार को जोड़ दोगे। मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि भाई यहां पर कुछ सॉलिड चीज चाहिए है ना, लिक्विड चीज से काम नहीं चलेगा। ये बात याद रखना, बड़े काम की है। ठीक है। तो भाई चोट लग गई, है ना। अब जाहिर सी बात है, ये ब्लड वेसल थी तो इसके अंदर क्या था, ब्लड था। और ब्लड में क्या प्रेजेंट थी, प्लेटलेट्स प्रेजेंट थी। तो चोट लगने से प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गई। अब आगे क्या होगा, एक मल्टीपल स्टेप वाली प्रोसेस चलेगी, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होगी। मल्टीपल स्टेप के लिए वर्ड यूज हो जाएगा अंग्रेजी का कैस्केड प्रोसेस चलेगी। कैल्शियम का यूज होगा, विटामिन के का यूज होगा। तो इस कैस्केड प्रोसेस के रिजल्ट से थ्रोम्बोकाइनेज बन जाए। सब कुछ याद कराऊंगा, अभी बस फ्लो देख रहे हैं। ठीक है। कैस्केड प्रोसेस के रिजल्ट से क्या बन जाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज बन जाएगा। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा और ये फिब्रिन आगे जाके क्लोट बना देगा। देखो ये पैच बन गया है। अब ये पैच कहां बना है, जो आपकी ये इंजरी हुई थी ना, यहां पर ये पैच ऐसे लग जाएगा और आपकी दीवार जुड़ जाएगी। ठीक है। अब देखो यहां पर फिब्रिनोजन पे लिखा हुआ है कि ये सॉल्यूबल है, ये इनसॉल्यूबल है। तो आप खुद ही बता दो कि अगर अपने को दीवार को जोड़ना है तो सॉल्यूबल चाहिए या इनसॉल्यूबल चाहिए। सॉल्यूबल तो भाई वही वाली बात होगी, बाल्टी में पानी दे दिया, सॉल्यूबल है, लिक्विड से बात नहीं बनेगी। इसको हमें इनसॉल्यूबल यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो फिब्रिन है। फिर भी फिब्रिन ये क्लॉट बना देगा। अब देखिए बात इतनी सी है, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार। और भाई प्यार होता है उलझन भरा, जैसे ये लग रहा है ना उलझन भरा, एग्जाम में कुछ नहीं याद आएगा। तो इसको याद कैसे किया जाए, ये सवाल खड़ा हो गया। ठीक है। तो भाई देखो इंजरी हुई है, इसमें तो कुछ भी याद नहीं करना, इंजरी तो होनी है ना। और इंजरी से क्या होगा, प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे, प्लेटलेट तो होते ही ब्लड क्लोटिंग के लिए। यहां भी अपने कुछ भी याद नहीं करना। लास्ट में क्लोट तो बनना ही बनना है, ये भी कुछ भी याद नहीं करना। तो याद करने वाला जो सिस्टम बचता है वो ये है, वो ये है। और इनका प्रॉपर फ्लो अपने को याद होना चाहिए। ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन चीजें बता रहा हूं जहां पे आपको कभी कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। प्रोथ्रोम्बिन, प्रो मतलब ये है ना थोड़ा इमेच्योर है, इसको मैच्योर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना ही है, यहां पे कुछ भी किसी को याद नहीं करना है। फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट होना ही है, यहां पर भी किसी को कुछ भी याद नहीं करना है। थ्रोम्बो, तो थ्रोम्बो का लेना देना थ्रोम्बिन के साथ होगा, तो ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, यहां भी कुछ भी याद नहीं करना है। अब बचा क्या, फिब्रिनोजन को इसमें कन्वर्ट होना है, बचा क्या, फिर इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बाकी कोई एरो आपका बचा ही नहीं है। मेरे ख्याल से आपका काम बन चुका है, पर फिर भी आपका काम बिल्कुल पुख्ता हो जाए उसके लिए एक फंडा बता देता हूं। देखो सबसे बड़े वर्ड के साथ शुरू करो, लेटर काउंट कर लेना, ये सबसे बड़ा वर्ड है। सबसे बड़े वर्ड से शुरू होना है और सबसे छोटे वर्ड पे खत्म करना है। अब देख लेना आपको ये कभी भूल नहीं पाएगा, सबसे बड़े वर्ड से सबसे छोटे वर्ड पे खत्म करना है। ये लिंक बन गया थ्रोम्बो थ्रोम्बो का, ये यहीं से आया होगा और इसने इसी को किया होगा। चाहो भी तो गड़बड़ी नहीं होगी, चाहोगी तो भूल नहीं पाओगे। तो भाई महान फंकार श्री श्री मनकीरत औलख ने फरमाया है कि जट दे ब्लड दा ग्रुप ओही है जेड़े अखर तो पैंदा तेरा नाम। तो भाई ब्लड ग्रुपिंग हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम दो टाइप की ग्रुपिंग पढ़ेंगे, एक एबीओ टाइप, एक आरएच टाइप। तो हम शुरू करने जा रहे हैं एबीओ ग्रुपिंग के साथ। तो मेरे प्यारे साथियों नए जोश नई उमंग के साथ शुरू करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। देखो भाई इस टॉपिक को आप याद करोगे, रटोगे, फिर से भूल जाओगे, फिर से याद करोगे, फिर से भूल जाओगे, फिर से याद करोगे, फिर से भूल जाओगे, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ याद करने का है ही नहीं। इसमें बस अपने को ये डायग्राम देखना है। ये डायग्राम क्या बोलता है कि ये कॉकरोच है और ये कॉकरोच मारने का जहर है, ये चूहा है, ये चूहे मारने का जहर है।
है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि कोकरोच का जहर मार देगा, चूहे को चूहे का जहर मार देगा, बट अगर आप कोकरोच को चूहे का जहर दोगे तो नहीं मार पाएगा। सेम इसी तरह कोकरोच का जहर चूहे को दोगे तो नहीं मार पाएगा। इतनी सी बात है, आपका टॉपिक ऑलरेडी खत्म हो चुका है। बेसिकली यहां पर कोकरोच और चूहा क्या है, अपने एंटीजन है, और जहर क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, तो कोकरोच वाला जो एंटीजन है वो कोकरोच वाली एंटीबॉडी से ही मरेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अभी अभी हमने बात की कि एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होती है। अब सवाल है ये सब मामला चलता कहां है, होता कहां है, तो इसको समझाने के लिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है कि ये एक ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल में क्या बहेगा, कोल्ड ड्रिंक तो बहेगी नहीं, ब्लड वेसल में ब्लड ही फ्लो करेगा। ठीक है, अब ब्लड में हम पढ़ चुके हैं कि लिक्विड पोर्शन क्या होता है, प्लाज्मा होती है। तो ये अपनी पेल येलो, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। ठीक है, तो ये पेल येलो कलर की अपनी प्लाज्मा है, और ये क्या है, अपनी भाई आरबीसी है। ठीक है, देखने से पता भी लग रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, आरबीसी के ऊपर सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है ना, एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है, और जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में तैर रही होती है। एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होगा और एंटीबॉडी प्लाज्मा में तैर रही होगी। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये एंटीजन अगर चूहा है और ये चूहे मारने की दवाई है, तो ये इस पे अटैक कर देगी, तो क्या हो जाएगी, क्लंपिंग हो जाएगी, आरबीसी का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चूहा है और ये कोकरोच मारने की दवाई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये इंसान जिंदा रह जाएगा, कोई क्लंपिंग नहीं होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि भाई ये ब्लड ग्रुपिंग और ये सब कैसे होता है। ठीक है, पहला एग्जांपल देखो, यहां पर एंटीजन होगा, मान लेते हैं यहां पर एंटीजन जो था वो ए था। ठीक है, अब ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए, अगर एंटीबॉडी भी ए हुई तो ए को मार देगी, क्लंपिंग हो जाएगी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये इंसान जिंदा ही नहीं रह पाएगा। अगर एंटीबॉडी हुई बी तो ये चूहा, ये कोकरोच मारने की दवाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जिंदा रह जाएगा। और ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जैसा एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे है वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। तो ये भाई ए ब्लड ग्रुप अपना मिल चुका है। नेक्स्ट केस पे आते हैं, मान लेते हैं आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है बी है। ठीक है, अब एंटीबॉडी की पॉसिबिलिटी देखते हैं, है ना, ये कॉकरोच है, तो कॉकरोच मारने की दवाई कौन सी, एंटीबॉडी बी, तो ये तो इसके साथ नहीं रह पाएगी, ये इंसान जिंदा ही नहीं रह पाएगा, क्लंपिंग हो जाएगी। और अगर एंटीबॉडी ए हुई प्लाज्मा में तो कोई दिक्कत नहीं है, चूहे मारने की दवाई है, ये कॉकरोच है, ये इसके साथ रह जाएगा। ठीक है, अब ब्लड ग्रुपिंग कैसे करेंगे, जो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे है वही उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट केस में आते हैं कि आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। अब देखो, अगर एंटीबॉडी, देखो चूहा भी है कोकरोच भी है, अगर एंटीबॉडी ए हुई तो ए से ए की लड़ाई, काम खल्लास हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एंटीबॉडी बी हुई, बी की बी से लड़ाई, काम खल्लास हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके पास ना तो एंटीबॉडी ए है ना एंटीबॉडी बी है, इसके पास दोनों एंटीजन है। और ब्लड ग्रुप, मैंने क्या बोला, आरबीसी के ऊपर जैसा एंटीजन वैसा ही उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस, आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी चाहे ए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे बी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसके पास एंटीजन कुछ भी नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, जीरो से याद रखा करो, वैसे ओ बोलते हैं पर जीरो से, जीरो मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है, ये ओ ब्लड ग्रुप। तो ये अपने पास ब्लड ग्रुप निकल के आ गए, कौन से, थोड़ा सा इनको
वो कर देते हैं। ए ब्लड ग्रुप आ गया, बी ब्लड ग्रुप आ गया, ए बी आ गया और ओ आ गया। अब हमारे पास बचते हैं वो वाले सवाल कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर कैसे बना, ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट कैसे बना। ठीक है, देखो इस टॉपिक में आप गलती क्या करोगे, है ना, आप क्या सोचते हो कि ये मान लेते हैं ए ब्लड ग्रुप है, इसके पास ए एंटीजन है, तो इस इंसान को अगर इसका ब्लड दिया जाएगा तो ए एंटीजन है, इसके पास ए एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी इसके साथ लड़ाई करेगी और काम खल्लास हो जाएगा। ठीक है, आप ये सोचते हो, मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं। ठीक है, पर इससे होगा क्या, आपने बोला है कि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, मतलब इसका ब्लड इसको दिया जा सकता है, तो इससे आप यहां फंस जाओगे कि ए एंटीजन है और इसके पास है ए एंटीबॉडी भी है। सेम इसी तरीके से अगर ये यूनिवर्सल डोनर है, इसका ब्लड इसको दिया, तो इसके पास बी एंटीबॉडी है, ये बी एंटीजन है, तो इनकी लड़ाई भी होनी चाहिए। तो यहां पे आपका ये सिस्टम गड़बड़ा गया। ठीक है, तो असल में होता क्या है, जब हम इसका ब्लड इसको देते हैं या इसका ब्लड इसको देते हैं या इसका ब्लड इसको देते हैं, तो हम इस प्लाज्मा को रिमूव अलग से कर देते हैं और सेल वाला पार्ट अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, हम ब्लड जब डोनेट करते हैं ना, तो उसकी प्लाज्मा अलग निकाल लेते हैं, आरबीसी अलग निकाल ली, प्लेटलेट अलग निकाल ली, जिसको प्लेटलेट की जरूरत है उसको प्लेटलेट दी जाएगी, आरबीसी की जरूरत है उसको आरबीसी दी जाएगी, जिसको प्लाज्मा चाहिए होगा उस तरीके से उसको देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर हम सिर्फ आरबीसी को निकाल देते हैं तो ये तो सॉलिड पोर्शन है, इसको कैसे देंगे, तो भाई वो अलग प्रोसेस होती है ना, वो अपने काम की चीज नहीं है, वो हाई लेवल की नॉलेज हो जाएगी, यहां पे अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर काम की बात क्या है कि अगर इसका ब्लड मैं इसको अगर दे रहा हूं तो इसका ये प्लाज्मा वाला पोर्शन अलग निकाल लिया गया है, मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन दे रहा हूं आरबीसी वाला, तो इसकी बॉडी में जब ये बी एंटीजन जाएगा तो इस बी एंटीजन को इसकी बॉडी एक विदेशी मॉलिक्यूल, एक फॉरेन मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करेगी, तो इसके अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी बनेगी। ये वाली एंटीबॉडी नहीं आई है, इसके अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी बनेगी, यही कॉन्सेप्ट था। और इसी वजह से अगर ओ का हम ब्लड किसी को भी देते हैं तो इस पर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो किसी में एंटीबॉडी बन ही नहीं पाती है, इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कैसे है, देखो इसको आप ए का ब्लड ग्रुप दो, इसके पास ए ऑलरेडी प्रेजेंट था तो इसको ये फॉरेन मॉलिक्यूल नहीं मानेगा। आप इसको बी का ब्लड ग्रुप दो, इसके पास बी ऑलरेडी मौजूद है, इसको ये फॉरेन मॉलिक्यूल नहीं मानेगा, तो कोई एंटीबॉडी इसमें प्लाज्मा में बनेगी ही नहीं, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया, ये यूनिवर्सल डोनर हो गया। मेरे ख्याल से सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं आरएच ग्रुपिंग। आपको यहां से सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि आरएच जो एक एंटीजन होता है उसे पहली बार कहां ढूंढा गया था, मंकी में। मंकी का नाम क्या है, रीसस, और रीसस नाम से ही यहां से आरएच उठा लिया गया, इसका नाम पड़ गया आरएच एंटीजन। ठीक है, ये सब भूल जाइए, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखिए। देखिए अब तक हम बात कर रहे हैं कि आरबीसी के ऊपर क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है ना, इतनी बात याद कर रहे हैं, इसी को याद रखना है। ठीक है, अब देखो दुनिया के 80% लोगों में क्या पाया गया, देखो 80% इधर हैं तो जाहिर सी बात है बच गए, 20% इधर हैं, दोनों की आरबीसी बना लेते हैं, ये 80% की आरबीसी हो गई और ये 20% की आरबीसी। ठीक है, तो 80% लोग दुनिया के, उनमें क्या पाया गया कि उनकी आरबीसी पे एक एंटीजन प्रेजेंट है जिसे आरएच एंटीजन बोला गया, जो रीसस मंकी से आया था। ठीक है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो ऐसे लोगों को बोल दिया जाएगा आरएच पॉजिटिव इंडिविजुअल। 20% लोगों में यहां पर आर एच एंटीजन नहीं था, अब्सेंट था, तो इनको बोल दिया जाएगा क्या, आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल। अब देखिए ध्यान रखना, आर एच नेगेटिव इंसान जब आर एच पॉजिटिव इंसान को ब्लड देगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एंटीजन ही नहीं है तो कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। बट अगर आर एच पॉजिटिव इंसान आर एच नेगेटिव इंसान को ब्लड देगा तो इसके पास क्या है, आर एच एंटीजन है, जो इस इंसान को कैसा लगेगा, एक फॉरेन मॉलिक्यूल लगेगा, फॉरेन मॉलिक्यूल, विदेशी मॉलिक्यूल, तो उसके अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी बन जाएगी और विनाश हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसी में एक टॉपिक है वो देखते हैं।
अब देखो RH ग्रुपिंग हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। इस RH ग्रुपिंग वाले मामले में ही एक टॉपिक आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखो मुझे नहीं पता ये टॉपिक आपको कितना आता है, किस तरीके से आता है, पर आज जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो वो बहुत अलग होगा। इसे आप वैसे रटोगे, 100 बार रटोगे, 100 बार भूल जाएगा, मेरे को अच्छे तरीके से पता है, पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, हमेशा हमेशा के लिए ये टॉपिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जी, यहां पर क्या है, ये है मदर, ये है मदर जो कि एक RH नेगेटिव महिला है। RH नेगेटिव महिला का मतलब है इसकी जो आरबीसी है, इसकी जो आरबीसी है, इसके ऊपर RH एंटीजन नहीं है। ये उसका बच्चा है जो प्लेसेंटा के थ्रू, ये प्लेसेंटा बना दी भाई, पी लिख देते हैं। ये उसका बच्चा है जो प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसको बेबी लिख देते हैं, बेबी, बेबी, जो कि ये पहला बच्चा है उसका, ठीक है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, पहला बच्चा है। ये RH पॉजिटिव बच्चा है। RH पॉजिटिव बच्चा मतलब इसके पास जो आरबीसी होगी उसके पास RH एंटीजन पाया जाएगा। इतनी बातें अपने को समझ में आ गई। तो यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर ये RH एंटीजन इस मदर के ब्लड में पहुंच जाए तो इसके ब्लड को ये RH एंटीजन एक फॉरेन मॉलिक्यूल लगेगा और मदर के ब्लड में एंटीबॉडी 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 बनने लग जाएंगी। यही मामला है, ठीक है। बट अभी हो क्या रहा है, बच्चा पेट में है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तो प्लेसेंटा के थ्रू ना के बराबर ब्लड मिक्स हो रहा है बच्चे का और मां का, मतलब ये RH इसमें जा ही नहीं पा रहा है, तो कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही है। बट 9 महीने बाद इस बच्चे को पैदा होना है। तो भाइयों और बहनों, दिल थाम के बैठिए, अब ये बच्चा पैदा होने जा रहा है। पैदा होगा तो देखो प्लेसेंटा तो उड़ेगी, प्लेसेंटल सेपरेशन होगा, लीजिए प्लेसेंटा सेपरेट हो गई। फिर क्या होगा, बच्चा मां के पेट से बाहर आएगा, इसको बाहर ले आते हैं, मेरे सोनिया सोनिया वे, बाहर आ गया, ठीक है। बच्चे की आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, बेबी था जो RH पॉजिटिव था, बच्चा पैदा हो चुका है। अब जाहिर सी बात है भाई, आरबीसी एक तो रही नहीं होगी, बहुत सारी आरबीसी होंगी इसके पास, बहुत सारी आरबीसी बना देते हैं। अब फिर से मेरी बात याद करो, जब तक ये बच्चा इस माँ के पेट में था, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ था, तो इन दोनों का ब्लड मिक्स नहीं हो रहा था। बट जब ये बच्चा पैदा हुआ तो प्लेसेंटल सेपरेशन के दौरान दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है। दोनों का ब्लड मिक्स होने का मतलब है इस मदर की जो आरबीसी हैं, इस मदर की जो आरबीसी हैं, ये भी इस बच्चे के अंदर जाएंगी, है ना, ब्लड मिक्स हुआ है ना, और इस बच्चे की जो आरबीसी हैं वो भी इस मदर के अंदर चली जाएंगी। थोड़ा इनको बड़ा कर देते हैं, लीजिए, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो इसके ऊपर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, इसके ऊपर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहां क्या हुआ, इस मदर के लिए अब ये RH एंटीजन एक फॉरेन मॉलिक्यूल हो गया। अब इसके खिलाफ क्या है, मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी, मतलब ऐसी एंटीबॉडी जो RH एंटीजन का खात्मा कर देंगी। ये काम हो चुका है, ठीक है। अब देखिए भाई, इस मदर के पास क्या है, RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अब कुछ सालों बाद अगर ये मदर दोबारा प्रेग्नेंट होती है ना, जब भी इनका मन करे, 2 4 5 साल बाद, हमें क्या है, ठीक है, तो ये दोबारा प्रेग्नेंट हुई, अगर ये बच्चा RH नेगेटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, RH एंटीजन ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर ये बच्चा हो गया RH पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है इसकी आरबीसी भी कैसी दिखाई देंगी, कुछ ऐसी दिखाई देंगी, RH पॉजिटिव है। सेम काम होगा कि प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, जब तक जुड़ा हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बट इस बच्चे का जब जन्म होगा, प्लेसेंटल सेपरेशन होगा, ये बच्चे का जन्म हमने करवा दिया, अब होगा क्या, देखिए वही ब्लड मिक्स होगा, इसका ब्लड इसमें जाएगा, इसका ब्लड इसमें जाएगा, ठीक है। तो अब की बार है क्या, इसमें इसके माँ के ब्लड में क्या है, RH एंटीबॉडी मौजूद है, तो ये ब्लड मिक्स होगा, ये RH एंटीबॉडी इसमें आ जाएंगी और RH एंटीबॉडी इसकी आरबीसी को तबाह कर देंगी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है, अबे कहां गया बे, देखो
इरिथ्रो वर्ड कहां से आया? रेड ब्लड सेल से, आरबीसी से, ठीक है। फिटेली से फीटस की बात हो रही है, और ब्लास्टोसिस का रियल मतलब जानने से अच्छा है ऐसे याद रख लेना, इतना ही अपने को काम आएगा। इरिथ्रो रेड ब्लड सेल, ब्लास्ट ब्लास्ट हो गई किसकी? फीटस की, तो अपने को पूरा मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इस बच्चे की अगर आरबीसी ही तबाह हो जाएंगी तो बच्चा तो बच नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा बच्चा, तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, इसको ठीक तो करना पड़ेगा। अब इस सेकंड बेबी को बचाने का क्या तरीका है कि जब पहला बच्चा पैदा हुआ था, देखो ये जो एंटीबॉडी है ये है ना जो विनाश कर रही है, तो ये एंटीबॉडी बनी क्यों थी? जब प्लेसेंटल सेपरेशन हुई थी, इसका ब्लड इसमें गया, इसका ब्लड इसमें गया, तो इसका बच्चे का ब्लड इसमें आ गया था, इस आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी थी। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि जब ये बच्चे की आरएच एंटीजन वाली आरबीसी आई, अगर हम इनको कोटिंग कर दें, कवर कर दें, कवर कर दें मतलब ये पहचान ही नहीं पाएगा, मतलब आरएच एंटीबॉडी बन ही नहीं पाएगी, है ना। तो हम जब ये पहला बच्चा पैदा होता है तो हम इसको एक इंजेक्शन दे देते हैं जो ये कोटिंग कर देगा, और उस इंजेक्शन का नाम है रोगम, रोगम, या फिर आप उसको एंटी आरएच एंटीबॉडी भी बोल सकते हो, एंटी आरएच एंटीबॉडी भी उसको बोल सकते हो, या रोगम, ठीक है। वो क्या करेगा? उसने कोटिंग कर दी, कोटिंग करती मतलब ये आरएच अब पहचान में नहीं आ रहा है, मतलब एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो एंटीबॉडी नहीं है तो दूसरा बच्चा आपका सेफ हो जाएगा, आपका नहीं मतलब जो भी मतलब है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है कि वो भी अपने ना हुए, ये बात नहीं है। बात ये है कि यहां तक हम ब्लड वाला टॉपिक निपटा चुके हैं, अब अपने पास फ्लूइड कौन सा बच गया? लिम्फ बच गया, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। लिम्फ में आपको करना क्या है? ब्लड में से कुछ चीजें निकाल देनी है, जो बच जाएगा वो लिम्फ बन जाएगा। अब ब्लड में से क्या क्या निकाल देना है? आरबीसी निकाल देनी है, प्लेटलेट्स निकाल देनी है, और बड़े साइज के प्रोटीन, मैक्रो यानी बड़े साइज के प्रोटीन निकाल देने हैं। तो अगर ये चीजें निकल गई तो लिम्फ में कॉमन सेंस की बात है क्या बच गई? डब्ल्यूबीसी बच गई, और छोटे साइज के प्रोटीन बच जाएंगे, और उसी के बेसिस पे हम क्या है भाई, है ना, इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो कलर की बात करें तो ब्लड के अंदर आरबीसी होगी, इसीलिए वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है, यहां पर आरबीसी निकल चुकी है तो कलरलेस हो गया है। प्लेटलेट्स की बात करें तो लिम्फ में प्लेटलेट्स निकल गई थी, इसीलिए अब्सेंट लिख दिया है, और ब्लड में तो प्रेजेंट होती है। डब्ल्यूबीसी यहां लेस लिखा है, यहां मोर लिखा है, क्यों? क्योंकि देखो लिम्फ में से तो आरबीसी निकल गई थी, प्लेटलेट्स निकल गई थी, सब निकल गया था, बट डब्ल्यूबीसी नहीं निकली थी, तो कंसंट्रेशन हाई दिखाई देगी। यहां पर तो मेनली और भी तो सेल होंगी ना, मेनली तो आरबीसी होती है, तो इसलिए लेस लिख दिया है। प्रोटीन की बात करें यहां ज्यादा होंगे, क्योंकि माइक्रो भी होंगे, मैक्रो भी होंगे, बट लिम्फ में हमने बड़े साइज के मैक्रो प्रोटीन निकाल दिए हैं, इसीलिए यहां पर सिर्फ छोटे छोटे प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लिम्फ का फंक्शन क्या होता है। ये न्यूट्रिएंट्स हार्मोन के लिए इंपॉर्टेंट कैरियर का काम करता है, और क्या है? फैट अब्जॉर्प्शन में लैक्टियल्स के थ्रू। वहां पे देखो भाई, ये जो चीज थी ना, जब डाइजेशन वाला चैप्टर हुआ करता था पुराने जमाने में, तब ये वहां पर है ना एक्सप्लेन होता था, पर अभी वो चैप्टर ही उड़ गया, ठीक है। बट अभी जो आपको एक मैं बताने जा रहा हूं ना, लिम्फ, आखिर लिम्फ बनता कैसे है, लिम्फ होता क्या है, उसमें आपको 100% बहुत मजा आने वाला है। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, दिल ने आपको अपना कहा है, इसीलिए बता रहा हूं। ये जो अभी सामग्री बताने जा रहा हूं ना, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि असल में लिम्फ होता क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। सारी चीजें बहुत ही प्यार से समझ आएंगी, मेरी गारंटी है। थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा ध्यान यहां पर चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये लाल रंग में क्या है? आर्टरी है, आर्टरी में से खून बहता है, जाहिर सी बात है। नीले रंग में वेन है, वेन में भी क्या है? खून बहता है, जाहिर सी बात है। ये ग्रीन रंग में क्या है? लिम्फ वेसल है, इसमें क्या बहता है? अभी छोड़ दीजिए। अब आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल है, बीच में क्या है भाई? अपनी सेल्स हैं, सेल्स हैं, सेल्स हैं, और सेल मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती है। तो बेसिकली ये क्या है? टिश्यू हैं। ये क्या है? टिश्यू हैं।
अब देखिए होता क्या है, आर्टरी में भी ब्लड फ्लो कर रहा है, वेन में भी ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, थोड़ा थोड़ा ब्लड यहां से ऐसे लीक होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा ब्लड यहां से वैसे लीक होता रहेगा, ठीक है। अब यहां से जो ब्लड लीक हुआ है वो इन सेल्स के बीच ऐसे इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, है ना। फ्लूइड यहां से, ब्लड यहां से लीक होके सेल्स के बीच इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब ये जो फ्लूइड है ये किसके बीच है, सेल्स के बीच है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। या मैं बोल सकता हूं ये फ्लूइड कहां पर है, टिश्यू में है, तो इसका नाम पड़ गया टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड इसको बोल दिया जाएगा जो आर्टरी या वेन से लीक होके आया है। अभी तक हमने लिम्फ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। अब देखो लीकेज होती गई होती गई होती गई, ये फ्लूइड भरता गया भरता गया भरता गया भरता गया, है ना। तो इतना ज्यादा एक्सेस अमाउंट में ये भर जाएगा कि इसको निकालना अब जरूरी है। तो निकलेगा कैसे, ये यहां से इस लिम्फ वेसल में एंट्री कर जाता है, यहां से एक्सेस जो फ्लूइड होता है लिम्फ वेसल में एंट्री कर जाता है। तो जैसे ही, लैंग्वेज पे ध्यान देना, जैसे ही टिश्यू फ्लूइड लिम्फ वेसल में एंट्री किया उसका नाम पड़ जाता है क्या, लिम्फ उसका नाम पड़ जाता है। तो भाई आपने ब्लड में से फ्लूइड निकाला था तो ब्लड को लौटाना पड़ेगा, तो लिम्फ वेसल में से क्या होगा, फिर वो लिम्फ जाके एक बड़ी सारी वेन में खुल जाएगा और वेन के थ्रू वो दोबारा सर्कुलेशन में फिर आ जाएगा।